नमिता अपनी माँ सरला के साथ रहा करती थी। एक रोज मोहल्ले में सब्जी वाला आता है और सब्जी वाले की आवाज सुनकर सरला नमिता को बोलती है। नमिता, जा बाहर सब्जी वाला आया है, कुछ सब्जी लेकर आ जा। क्या माँ, आपको दिख रहा है ना कि मैं टीवी देखने में थोड़ी बिजी हूँ, आप खुद जाकर ले आओ। हाँ हाँ दिख रहा है, तू कितनी बिजी है, चुपचाप जाकर सब्जी लेकर आ। अगर मैं गई तो तेरे लिए करेले ले आऊंगी। जैसा आपका मन हो वैसा करो, जाओ ले आओ, करेले खा लूंगी मैं। नमिता सरला की बात नहीं मानती और सरला हार मानकर बाहर सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी वाले के पास सरला की पड़ोसन विमला सब्जी ले रही थी। सरला को देखते ही विमला बोलती है, आजा सरला, देख कितनी हरी सब्जी लेकर आया है ये, और सस्ती भी है। हाँ तभी तो बाहर आई हूँ कि सब्जी ले सकूँ। मेरी औलाद तो किसी काम की नहीं है, बस पूरे दिन टीवी और फोन चाहिए इसको। अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, ना जाने अपने ससुराल में कैसे रहेगी। ये सब छोड़, तू ये बैंगन ले। मेरे घर में कोई भी बैगन नहीं खाता है, खामखा सारे बर्बाद ही हो जाएंगे। मैं कोई और सब्जी ले लूंगी। तू बैंगन को अच्छे से बना दे, फिर कैसे नहीं खाते सब। एक काम कर, तू बैंगन ले, उसके बाद मैं तुझे भरवा बैंगन की रेसिपी बताऊंगी, उसको ट्राई कर। अरे नहीं, मुझे पता है ना, इनके बहुत नखरे होते हैं। मेरी बेटी तो और है, उसको बैगन बिल्कुल पसंद नहीं है। तू बैंगन तो ले, मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या क्या करना है। विमला के कहने पर सरला बैंगन ले लेती है और विमला सरला को भरवा बैंगन की रेसिपी बताने लगती है। उन दोनों को देखकर सब्जी वाला बोलता है, मैडम जी जल्दी जल्दी सब्जी लीजिए, हमको और भी जगह जाना है। शादी की बात ना आप बाद में कर लेना, अभी हमको पैसे दीजिए और जाने दीजिए। पता नहीं कैसी औरतें हैं, जहाँ मिलती हैं वहीं बातें करने लग जाती हैं। हाँ ये लो पैसे। विमला और सरला दोनों सब्जी वाले को पैसे दे देती हैं और सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। सब्जी वाले के जाने के बाद विमला सरला को रेसिपी बताती है और सरला घर आकर भरवा बैंगन बनाती है और नमिता को देती है। ले बेटा, आज कुछ नया बनाया है मैंने, खाकर देख और बता कैसा बना है। ये क्या है, आज फिर विमला आंटी ने आपको कुछ सिखा दिया बनाने को? मुझे नहीं खाना ये। देख, नखरे मत कर, तूने ही कहा था कि जो बनेगा वो खा लूंगी, तो अब खा। नमिता सरला के कहने पर बैंगन का मसाला खा लेती है और बैंगन छोड़ देती है। बैंगन देखकर सरला कहती है, ये आधा खाने की आदत कब छोड़ेगी तू? चल सारा खा। ये आधा खाना का बहाना नहीं है माँ, आपकी ये बैंगन कच्चे हैं। माना आपको मैंने कहा था कि मैं कुछ भी खा लूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कच्चे बैंगन भी खा लूंगी। और आगे से विमला आंटी की बात मत सुन लेना। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद सरला के बेटे की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। सुमन बहुत संस्कारी थी और वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन ने बैंगन की सब्जी बनाई थी। कुछ देर के बाद नमिता खाने के लिए आती है और सब्जी देखकर नमिता कहती है, भाभी आपने ये किस चीज की सब्जी बनाई है? क्यों, क्या हो गया? बैगन की सब्जी बनाई है मैंने। आपको शायद पता नहीं है, हमारे घर में कोई भी बैगन की सब्जी नहीं खाता है। जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है सब वेस्ट हो जाना है। लगता है ननद जी आपने कभी बैगन की सब्जी खाई नहीं है, इसलिए इसको वेस्ट कह रही हो। बैगन खाने में इतना अच्छा लगता है कि क्या ही कहूँ, खाने से पहले ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ बहू सही कह रही है, बैगन की सब्जी सच में अच्छी होती है। लेकिन बहू, तूने कहावत तो सुनी है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसको समझाना बेकार है। आप क्या कहना चाहती हो कि मैं बंदर हूँ? मुझे बैगन नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंदर हूँ। तुझे बंदर किसने कहा? मैं तो बस कहावत बता रही हूँ। हाँ मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। नमिता बिना कुछ खाए गुस्से में घर से चली जाती है और बाहर से कुछ खा लेती है। नमिता के जाने के बाद सरला सुमन से बोलती है, न जाने इस लड़की का क्या होगा, खुद तो ये सब खाती नहीं है और ना अपने ससुराल में किसी को बनाकर खिलाएगी। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको करेले, बैगन और टिंडों से। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं उन्हें बैगन खिलाना सिखा दूंगी और ननद जी बैगन के पीछे पागल हो जाएंगी, ऐसा जादू कर दूंगी। हाँ देखते हैं कब से खाना शुरू करती है। सरला इतना बोलकर खाना खाने बैठ जाती है और कुछ देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक दिन सुमन भरवा बैंगन बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खाने की खुशबू सूंघते हुए नमिता आती है। क्या बात है भाभी, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज खाने में कुछ नया बन रहा है।
नहीं नहीं ननद जी, आज खाने में कुछ नया नहीं, बस खाना नए तरीके से बनाया जा रहा है। ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या बना रही हो आप? अभी नहीं, ये तो बस खाने की टेबल पर ही पता चलेगा। आप वहाँ जाकर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। नमिता रसोई से बाहर जाकर टेबल पर इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद सुमन खाना लेकर आती है। उतने में सरला भी टेबल पर खाना खाने बैठ जाती है और नमिता कहती है, अभी जल्दी खाना दो, खुशबू इतनी तेज आ रही है, रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, ये लो खाओ और बताओ कि कैसा बना है। आज फिर से बैगन? मुझे नहीं खाना है। अरे ओ अकल की अंधी, ये भरवा बैगन है, चुपचाप से खा ले, समझी? हाँ हाँ ननद जी खाओ, आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मेरी है। हाँ, एक दिन माँ ने मुझे यही बोलकर कच्ची बैगन खिला दी थी और आज फिर से आप यही बोल रही हो। मैंने कुछ नए तरीके से बनाया है, आप खा कर तो देखो। सुमन के कहने पर नमिता बैंगन खाती है और उसको भरवा बैंगन इतना पसंद आता है कि वो सरला से कहती है, माँ, आप विमला आंटी की सिखाई रेसिपी छोड़कर भाभी से कुछ सीख लो। विमला आंटी को तो पता नहीं क्या सिखा देती हैं आपको। आज ये भरवा बैंगन खाकर मुझे बैंगन से थोड़ा सा प्यार हो गया है। नमिता सरला को बोल ही रही थी कि तभी नमिता की बात विमला सुन लेती है। अरे ओ नमिता की बच्ची, तेरी माँ को मैंने रेसिपी बताई थी, तेरी माँ अच्छे से नहीं बना पाई तो इसमें मेरी क्या गलती? इतनी बड़ी हो गई है और तुझे कुछ आता नहीं और लोगों के खाने में गलतियाँ निकालती रहती है। अरे आंटी, आप तो खामखा बिगड़ रही हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि आपसे सीखने से अच्छा है मेरी भाभी से कुछ सीख ले। अरे ये सब छोड़ विमला, तू बैठ और मेरी बहू के हाथ की भरवा बैगन खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। सुमन विमला को भरवा बैंगन देती है और विमला को भी भरवा बैंगन अच्छा लगता है और वो सुमन से इसकी रेसिपी मांग लेती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और कुछ वक्त से सुमन भरवा बैंगन नहीं बनाती तो नमिता उसे कहती है, क्या हुआ है भाभी, आप कुछ दिनों से भरवा बैगन नहीं बना रही हो? तुझे कब से भरवा बैगन पसंद आने लग गए? तू तो बैगन देखकर मुंह सड़ा लेती थी। मुझे भरवा बैगन पसंद है, लेकिन बस भाभी के हाथों का। आप तो कच्चे बैगन ही बनाकर खिलाना। अगर इतना ही है तो खुद बनाना सीख ले। कल को अपने घर जाएगी, वहाँ बनाकर खा लियो। अभी तो नहीं जा रही हूँ ना, जब तक यहाँ हूँ भाभी के हाथों के भरवा बैगन खाऊंगी। देख रही हूँ माँ जी, जिस लड़की को बैगन को देखते ही मुंह बन जाता था, आज वो भरवा बैगन की फरमाइश कर रही है। मैं ना कहती थी कि मैं इसको बैगन खिला कर ही रहूंगी। हाँ बहू, इसको तो बैगन के नाम पर ही उल्टी आती थी और आज बैगन से प्यार, खुद ही बैगन खाने की डिमांड कर रही है। आप दोनों आपस में बातें करती रहोगी या मुझे भरवा बैगन बनाकर खिलाओगी? क्यों नहीं ननद जी, आज आपको भरवा बैगन बना कर खिलाऊंगी और बनाना भी सिखा दूंगी, ताकि आपका जब भी मन करे आप मुझे परेशान ना करो, बल्कि खुद बना कर खा सको। सुमन नमिता को रसोई में ले जाती है और भरवा बैंगन बनाना सिखा देती है। विवेक शहर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था। वहाँ वो एक मोनिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। मोनिका भी विवेक से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका और विवेक ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। तभी मोनिका विवेक से बोलती है, विवेक, रोज ये ऐसे मिलना मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर वाले मुझे बार बार शादी के लिए बोल रहे हैं। तो बोल दो ना कि लड़का तो तैयार है शादी के लिए। बताओ कब आना है घोड़ी लेकर? प्लीज विवेक, ये मजाक नहीं है। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो साफ साफ बता दो, मैं घर वालों की पसंद से शादी कर लूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें किसी और के साथ शादी कैसे करने दे सकता हूँ? अच्छा, अब याद आया कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। तुम बस बोलते ही हो। इतने दिनों से बोल रही हूँ कि शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एक बात सुनने को राजी ही नहीं हो। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो मैं शादी के लिए मना क्या कर रहा हूँ? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं बस शादी तुमसे ही करूँगा। लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मान रही हो। प्यार करती हो तो थोड़ा विश्वास तो करो। प्यार करते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? माँ को पूछा नहीं अभी तक, तो शादी कैसे कर सकता हूँ? एक काम करो, पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम माँ को बता देना, फिर तो वो मान भी जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा ना। बस तुम हाँ कर दो। नहीं यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादी माँ से बिना पूछे कैसे कर सकता हूँ? उन्हें तो यही लगेगा ना कि बेटा शहर में आ गया और अपनी माँ को ही भूल गया। ऐसे वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता यार। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। और रही बात माँ की, उनसे मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब बस बहुत हो गया, तुम मुझसे शादी कर रहे हो। मोनिका की बात सुनकर विवेक शादी के लिए मान जाता है और विवेक मोनिका कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं।
शादी के काफी समय तक विवेक अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है और कुछ समय बाद विवेक की माँ रमा का फोन आता है और विवेक जल्दबाजी में गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ उसकी शादी करवाने के लिए बुला रही है। ये जानने के बाद विवेक अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ ये क्या हो रहा है? आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक बार पूछ तो लेती मुझसे, और झूठ कहकर मुझे गांव भी बुला लिया आपने। तो मैं तेरी माँ हूँ, शहर में क्या गया वहीं का होकर रह गया। मैंने तुझे बताया था ना कि तेरे बाबा ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अब तू बड़ा हो गया है तो मैं तेरी शादी करवा रही हूँ उसके साथ। ये क्या बचपना है? तब मैं छोटा था जब मेरी शादी तय की थी, और वैसे भी मेरी शादी तो हो। चुप रह तू, तुझसे यहाँ तक पूछा नहीं जा रहा है। बता रही हूँ कि तेरी शादी हो रही है, और वैसे भी वो बेचारी लड़की अपाहिज है, उसके पिता की तबीयत भी खराब रहती है, और तू भी शादी करने से मना कर देगा तो क्या बीतेगी उस लड़की पर, इसलिए मना मत कर। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, वो मेरी शादी। मैं बोल रही हूँ ना तुझे कि बिना बात की बहस मत कर, तेरी शादी होकर ही रहेगी, समझ गया तू? माँ कम से कम मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आप खुद मना कर दोगी शादी के लिए। नहीं, मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही तेरी शादी के लिए मना करना है। तेरी शादी हो जाएगी, फिर बहू के साथ मैं भी शहर चली जाऊंगी, वहाँ हम तीनों साथ में ही रहेंगे, यही सही है। रमा विवेक की बात नहीं सुनती और उसकी शादी करवा देती है। विवेक बेचारा बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद विवेक अपनी माँ और अपनी दूसरी पत्नी दिव्या के साथ शहर आ जाता है। तीनों को साथ में देखकर मोनिका बोलती है, अरे विवेक, ये सब क्या है? तुम अचानक से चले गए, ना फोन उठा रहे हो ना कुछ। मुझे टेंशन हो गई थी, और माँ जी को भी साथ ले आई। ये तुम्हारी बहन है? ये कौन है? और तेरी बीवी को बहन क्यों बोल रही है? नहीं माँ, मैं यही आपको बताना चाहता था कि मैंने शहर में शादी कर ली है, लेकिन आपने तो मेरी एक ना सुनी। और मोनिका, ये दिव्या है तुम्हारी सौतन, और माँ ये मोनिका है मेरी पहली बीवी। क्या सौतन? ये सब क्या है? तुम मेरी सौतन ले आए हो, वो भी अपाहिज? मोनिका दीदी, विवेक जी ने तो मुझसे शादी करके मानो एहसान ही किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने शहर में शादी कर ली है। पता होता तो मैं खुद ही मना कर देती शादी के लिए। अरे बस करो तुम तो, तुम्हें अगर पता भी होता ना तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करती। अब इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, वो भी अपाहिज होने के बाद भी, तो विवेक के अच्छे होने का फायदा तो उठाना ही था ना। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हम एक परिवार की तरह भी तो रह सकते हैं ना। किस बात का गुस्सा करना, अब तो हम दोनों के पति एक ही हैं। ये है जिससे तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, कितनी नकचड़ी है ये। मोनिका को अपनी सौतन दिव्या को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी सास के कारण साथ रहने से मना नहीं कर पाई। लेकिन आए दिन मोनिका दिव्या को अपाहिज होने के ताने देती रहती थी, लेकिन दिव्या उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। दिव्या मोनिका से काफी ज्यादा समझदार थी, इसीलिए वो लड़ाई को बिना बढ़ाए चुप रह जाती थी। कुछ दिनों बाद दिव्या आराम से सोफे पर बैठी होती है तो मोनिका उसके पास जाकर बोलती है, तुम यहाँ आराम फरमा रही हो? वहाँ किचन पूरा गंदा पड़ा है, साफ कौन करेगा? दीदी, अभी मैं खाना बना कर आई हूँ, खड़े खड़े दर्द होने लगा पैर में, अभी आकर बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद कर दूंगी, या फिर आप खुद ही कर लो, मैं बाकी का काम कर दूंगी। हाय राम, कैसी अपाहिज सौतन है। सब्जी में बस हाथ चलाना, खाना बनाना नहीं होता है। सारा काम भी मैंने ही किया था, तुमसे जरा किचन साफ करने को क्या बोल दिया? तुम तो झूठ बोलने लगी। दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको पता है कि मैंने ही खाना बनाया था, और जब ज्यादा दर्द होने लगा तभी मैं आराम करने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैं अपनी अपाहिज सौतन से काम करवाती रहती हूँ? हटो, मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं दीदी, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब काम कर रही हो तो माँ जी को जाकर मत बोल देना कि तुमने काम किया है। अपाहिज हो तो क्या हुआ, घर का काम तो कर ही सकती हो ना। दीदी, आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। मोनिका दिव्या को बार बार कोसती रहती है और उससे काम करवाती रहती है। ऐसा एक बार नहीं, रोज रोज होता था। ऐसे ही एक दिन ज्यादा खड़े रहने की वजह से दिव्या के पैरों में दर्द होने लगता है और वो सुबह से लेकर शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती।
तो उसके कमरे में सारे घर वाले जाते हैं और वहाँ जाकर रमा बोलती है। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज पूरे दिन कमरे में ही थी, खाना खाने भी नहीं आई। अपाहिज है माँ जी, मेरी तरह थोड़ी ना है ठीक ठाक जो कहीं भी घूम सके। मोनिका, तुम बार बार दिव्या को ताने क्यों देती रहती हो? अब वो अपाहिज है, इसमें उसकी क्या गलती है? तुम्हें तो उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन तुम हो कि उसे सुनाती रहती हो। देखा, अपाहिज है ना मेरी सौतन, इसीलिए सभी को उसी का ख्याल रहता है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। यहाँ मेरी अपाहिज सौतन ले आए हो तुम, जिसे मैंने अपना भी लिया, लेकिन अभी कुछ बोल दूं तो सब मुझे ही बोलने लग जाते हैं। अरे आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? काम ही की तो बात है, मैं कर दूंगी। और मोनिका दीदी को क्यों सब सुना रहे हो? देखा, अब ये महान बन गई, अब सब लोगों को फिर यही लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। मोनिका वहाँ भी सबके आगे दिव्या को सुनाकर चली जाती है और किसी की बात नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद मोनिका जीने से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं और सबको बोलते हैं, इनके पैर में शायद फ्रैक्चर हुआ है और अब इनके लिए यही ठीक होगा कि अपने पैर पर ज्यादा जोर ना दे। बाकी एक बार हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करके प्लास्टर करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सच में उसके पैर में फ्रैक्चर निकलता है और उसके पैर पर प्लास्टर करके उसको घर भेज दिया जाता है। मोनिका घर आने के बाद काफी समय तक बेड से बिल्कुल भी नहीं उठती है। उसको जो भी काम करना होता वो सब दिव्या ही करती। जब मोनिका का पैर थोड़ा ठीक होने लगता है तो मोनिका दिव्या के पास जाती है और बोलती है, दिव्या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपाहिज होने के इतने ताने दिए और जब मेरा पैर काम नहीं कर रहा तो तुमने बिना कुछ बोले ही मेरी इतनी सेवा की। मेरी अपाहिज सौतन ने मेरा इतना ध्यान रखा। दीदी, अब मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। अब पुरानी बातें छोड़ो और आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ बस आप। मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद मोनिका कभी भी दिव्या को अपाहिज होने का ताना नहीं देती है।